खैर उन सब चीज़ों में नहीं आना है, क्योंकि अभी चलेगा मार्केटिंग, चलेगा एड वार, चलेगा। हम लोग शीत युद्ध के बाद देखते हैं, ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद देखते हैं स्टार वार। तो यहाँ रिजल्ट के बाद चलता है एड वार। ठीक है, कौन कितना विज्ञापन कर सकता है, ठीक है, वो चलता है। अब कौन कितना कर सकता है, जिसके पास जैसा पैसा वो उतना विज्ञापन करेगा। तो सब कुछ चलता है, यही है, मार्केटिंग है। ठीक है, उसे हम लोगों को कोई लेना देना होता नहीं है। हम लोगों का वही है कि चूँकि टीचर एक किसान की तरह होता है कि वह फसल को बोता है, उसके बाद उसकी चिंता नहीं करता है कि कैसी फसल होगी। ठीक है, वो निश्चिंत हो जाता है। तो उसी तरीके से हम लोग का होता है कि हम लोग बस वहीं तक सीमित होते हैं कि क्लास तक पढ़ाएं, फिर उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका लक है, आपका मेहनत है, सब कुछ फिर आपका है कि फिर आपका क्या हो रहा है, रिजल्ट किस तरीके से हो रहा है। तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोगों की इसकी, आप लोगों को भी, आप लोग भी वही स्थिति में होते हो कि भाई आप लोग मेहनत करते हो, बाकी उसकी चिंता नहीं करते हो क्या होगा नहीं होगा, जो होना होगा वो होगा। ठीक है, हाँ, बस हमारे बस में जो है, जो हमारे रेंज में है वो हमारे रेंज में है, आपके रेंज में है कि आपको मेहनत करना है, सही डायरेक्शन में मेहनत करना है, अनावश्यक चीज़ों से बचना है। बस वो आपके क्षेत्र में आता है। हम लोग के क्षेत्र में आता है कि सही चीज़ों को मैं दे पाऊँ, सही चीज़ों को दे पाऊँ। उसका तरीका होता है कि वो आप देखो कि आप कितना कंफर्टेबल हो, कितना समझ पा रहे हो, कितना लिख पा रहे हो, एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कितना आ पा रहा है, वो सारी चीज़ें होती है। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ थोड़ी किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो देखना है वह, आज हम लोग जैसे टॉपिक वाइज हम लोग चल रहे हैं। तो अभी फर्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने देखा था पुनर्जागरण, जो सिलेबस में हमारा यही था ना पहला टॉपिक। और पहले टॉपिक में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, पुनर्जागरण पढ़ना है, प्रबोधन पढ़ना है, धर्म सुधार आंदोलन पढ़ना है, समाजवाद पढ़ना है, यही सारी चीज़ें हैं। यूरोपीय राज्यों के उद्भव पढ़ना है, यही सारी चीज़ें हैं फर्स्ट टॉपिक में जो सिलेबस में है। एक बार सिलेबस तो मैं डाला ही था ग्रुप में। हाँ, सिलेबस में मतलब वही है जो भी फर्स्ट टॉपिक में। आज हम लोग प्रबोधन देखेंगे, आज हम लोग प्रबोधन देखेंगे। अब जैसे सिलेबस में मैंने ग्रुप में डाला था, सभी लोग ऐड ही हो, तो यह हमारा जो, हाँ, यह हमारा है पुनर्जागरण, प्रबोधन, धर्म सुधार आंदोलन, प्रति धर्म सुधार आंदोलन। अब प्रबोधन में हम लोग को जैसे कांट हो गया, रूसो हो गया, इनके विषय में देखना है। तो वाल्टियर हो गए, कांट हो गए, इसमें तो कांट और रूसो ही दे रहा है। फिर यूरोप के बाहर प्रबोधन का विस्तार, समाजवादी विचारों का उद्भव, ये आपको पहला टॉपिक है। टोटल इसमें 23 टॉपिक है, 23 टॉपिक है। हम लोग अगर एक एक टॉपिक को अगर देखें, टोटल आपको, सॉरी 23 टॉपिक नहीं, 13 से लेकर 23, तो कितना हो गया, 13 10 23, 10 टॉपिक में। यानी अभी तक हम लोग अगर वो देखें तो एक टॉपिक अभी करने में हम लोग को कितना समय लग गया अभी, मतलब एक टॉपिक का सब टॉपिक अभी हम लोग कर रहे हैं पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण मुझे लग रहा है कि 4 क्लास चला गया, 4-5 क्लास चला गया ना, 4-5-6 क्लास पुनर्जागरण में। तो इसको अब ऐसा करोगे ना गौरव कि इसमें अब क्लास में जब डालोगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री लेक्चर 1 करके, जहाँ से स्टार्ट वर्ल्ड हिस्ट्री का हुआ है, नहीं आज से नहीं, आज 7वां है ना, 7वीं क्लास आज है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री लेक्चर 7 हेडिंग में नाम दे दिया, इससे कन्फ्यूजन नहीं होता है बच्चों को। अब वो पता चल रहा है पहले से और वही कंटिन्यू चल रहा है, तो फिर बहुत वो कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, हाँ, तो उसको थोड़ा सा चेंज करो। तो अब जैसे हम लोग 6 यहाँ पे देखें, अब प्रबोधन में भी मान के चलो कि 2 क्लास होगा, धर्म सुधार आंदोलन में भी 1 क्लास होगा, इसके बाद फिर समाजवाद हो जाएगा 1 क्लास। यानी एक टॉपिक को करने में हम लोग को 7-8-9 क्लास जाएगा। और 10 टॉपिक है, तो मैंने पहले ही कहा था कि 40 वाली इस क्लास में हम लोग पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को, 40-50 क्लास में हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को समाप्त कर सकते हैं, अच्छे से समाप्त कर सकते हैं। और बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेंगे हम लोग, ठीक है, जिससे कि आपका नोट्स भी बनेगा। तो टॉपिक वाइज फिर आपको यह भी ध्यान रखना है कि मान लो आपको जब मेंस में आपको लिखना है, तो आप कम से कम उसमें क्लियर कर सकते हो कि हाँ, मुझे इस वाले टॉपिक में पहला टॉपिक जो है, मुझे पहले टॉपिक को कवर करना है, सेकंड वाले को कवर करना है, तो पूरा का पूरा देख लिए।
क्वेश्चन भी उसी के अनुसार बनाया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि बिना सिलेबस लिए क्वेश्चन बना देगा, क्वेश्चन बनाने वाला भी सिलेबस रखता है कि चलो अगर इस साल हम पुनर्जागरण पर पूछें तो अगले साल प्रबोधन पर, पहले वाले ही एरिया में हम प्रबोधन पर पूछ दें, अगले साल धर्म सुधार आंदोलन पर पूछ दें, अगले साल समाजवाद पर पूछ दें, या फिर पुनर्जागरण रिपीट कर दें। तो इस तरीके से, तो ऐसे फिर क्या होगा कि ऐसे आपका नोट्स भी कंप्लीट तैयार हो जाएगा बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये मैं इस बार से इस वाले बैच से इसको लागू कर रहा हूँ। अभी तक मैं पढ़ाता था ऐसे ही टॉपिक वाइज, लेकिन अब मैं इसको इस तरीके से लेकर चल रहा हूँ कि बिल्कुल सिलेबस वाइज। ठीक है, इससे थोड़ा सा वो होगा ना कि टाइमली समाप्त होगा, टाइमली समाप्त होगा, और एक हम लोग को भी पता चलेगा कि हाँ भाई कितनी चीज़ों को भी लेकर चलना है। अब यहाँ जैसे अब देखो प्रबोधन, प्रबोधन, अब प्रबोधन है क्या, प्रबोधन है क्या, फिर हम लोग देखेंगे धर्म सुधार आंदोलन भी, धर्म सुधार आंदोलन भी देखेंगे, प्रति धर्म सुधार आंदोलन भी देखेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्रबोधन है क्या, इसे इनलाइटमेंट कहा जा रहा है। किस चीज़ की इनलाइटमेंट, किस चीज़ की इनलाइटमेंट? तो यहाँ पे है यानी प्रबोधन जो है, इसमें आप देखो कि यह प्रबोधन जो बतलाया जा रहा है, जैसे यूरोप बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरा है, बहुत सारी प्रक्रियाओं से यूरोप गुजरा है। पहले यूरोप में क्या हुआ, भौगोलिक अन्वेषण हुआ। भौगोलिक अन्वेषण में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे अब यूरोप में थोड़ा सा प्रबोधन को हम लोग बैकग्राउंड पहले देख लेते हैं, फिर प्रबोधन पर आते हैं कि प्रबोधन क्या है और प्रबोधन कालीन चिंतन क्या है। क्लियर? अब इसके पहले वो सारी चीज़ों को तो हम लोगों ने देखा ही है। जैसे पहले क्या हुआ यूरोप में, पहले क्या हुआ, भौगोलिक अन्वेषण, भौगोलिक अन्वेषण यही हो रहा है पहले। भौगोलिक अन्वेषण का मतलब क्या, विश्व की खोज हुई, पहले यही हुआ। विश्व की खोज क्यों हुई थी, तो कुस्तुनतुनिया का पतन, उसने भौगोलिक अन्वेषण को बल प्रदान किया, उसने विश्व की खोज करने के लिए मजबूर कर दिया कि भाई व्यापार बाधित नहीं होनी चाहिए। और इस भौगोलिक अन्वेषण ने क्या किया कि इसने एक क्रांति को जन्म दे दिया, व्यावसायिक क्रांति। अब इसी भौगोलिक अन्वेषण के परिणाम स्वरूप हो क्या रहा है, तो अब पूर्वी और पश्चिमी यूरोप का आपस में संपर्क स्थापित हो रहा है, यानी पूर्वी देश और पश्चिमी देश, तो पूर्वी एवं पश्चिमी देशों का संपर्क स्थापित हुआ। पूर्वी एवं पश्चिमी देशों का हुआ क्या, संपर्क स्थापित हुआ, संपर्क स्थापित हुआ। ये डायरेक्ट संपर्क स्थापित हो रहा है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हमारी वस्तुएं जा रही थी, और वह कहाँ तक जा रही थी, कुस्तुनतुनिया तक। वो भी मान लो अब भारत से वस्तु लेकर कौन जा रहे हैं, भारतीय व्यापारी थोड़े पहुंच रहे हैं। अभी तक मीडिएटर हैं, जैसे अरब वाले हैं, तुर्क वाले हैं, यही सब थे ना, अरबियन व्यापारी, तुर्की व्यापारी, गुजराती व्यापारी, यही सब थे व्यापार से जुड़े हुए। तो ये लोग हमारी वस्तु को लेकर कहाँ तक पहुंचा रहे थे, कुस्तुनतुनिया, फिर वहां से यूरोप में जा रहा था ना, यही था। लेकिन अब क्या हुआ कि इस भौगोलिक अन्वेषण के कारण क्या हुआ, पूर्वी पश्चिमी देशों का, पूर्वी पश्चिमी देश नहीं बल्कि विश्व कह सकते हो कि पूर्वी पश्चिमी विश्व का संपर्क स्थापित हुआ, विश्व का संपर्क स्थापित हुआ, विश्व का संपर्क स्थापित हुआ। पूर्वी विश्व और पश्चिमी विश्व आपस में जुड़े। अब यह जो पूर्वी और पश्चिमी विश्व जुड़े, इससे क्या हुआ, तो इससे हुआ कि वैचारिक आदान प्रदान हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ या नहीं, तो इससे वैचारिक आदान प्रदान हुआ, वैचारिक आदान प्रदान हुआ। और जब वैचारिक आदान प्रदान हुआ तो जो मध्ययुगीन जो मानसिकता थी वह ध्वस्त होगी, नया विचार आया यूरोप में। अब लोग भौतिक सुखों की ओर आकर्षित हुए, भौतिक सुखों की ओर आकर्षित हुए। विश्व के देशों को देखें, अब जो कूपमंडुकता थी उनकी कूपमंडुकता समाप्त होगी। अभी तक क्या थे, वे कुएं के मेढक थे, कुएं के मेढक थे, उनको बाहर की दुनिया की जानकारी ही नहीं थी। जैसे कुएं के मेढक को लगता है कि अगर सबसे बड़ा जल कहीं है तो यह कुआं में ही है। जैसे एक बार की बात है कि एक
बाहर का मेढक था जो तालाब उलाब में रहता था। बरसात का दिन था, चारों तरफ खेतों में पानियां भरी थी। वो मेढक चला गया कुएं में, पानियों के सहारे कुएं में गया तो देखा कि अरे बड़ा कम पानी है। अब कुएं का मेढक ने उसको बोला कि अच्छा तुम नए हो क्या? तो उसने बोला हाँ। कहाँ से आए हो? बाहर से आए हो लग रहा है। बोला हाँ बाहर से आया हूँ। तो बोला इतना तो पानी नहीं देखे होगे। उसने बोला कि इससे ज़्यादा पानी मैंने देखा है। बोला इससे ज़्यादा पानी कैसे हो सकता है? क्योंकि उसका जन्म ही कुआं में हुआ था ना, जो कुआं का मेढक था। बोला इससे ज़्यादा पानी कैसे हो सकता है? एक बार इसको वो आधा दूर तक गया, कुएं का जो मेढक था वो कुएं के आधे दूर तक गया। बोला इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। बोला भाई इससे भी ज़्यादा पानी है। बोला इससे ज़्यादा कैसे हो सकता है? वो फिर एक पूरा इस पार से उस पार गया। बोला अब इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है। बोला इससे भी ज़्यादा पानी है। वो विश्वास ही नहीं कर रहा है, मान ही नहीं रहा है कि इससे ज़्यादा पानी हो सकता है। वो बोला इंतजार करो, कुआं को भरने दो, कुएं में और पानी आने दो और तुमको बाहर की दुनिया हम दिखाते। जब कुएं में और भी पानी आया तो उस मेढक को ले आया बाहर। बोला कि अब चलो हमारे साथ। उसने ले आया तालाब में। बोला कि ये देखो पानी। उसने देखा कि इसमें तो बहुत बड़ा तालाब है, इसमें तो बहुत दूर तक पानी है। तो वह कूपमंडूकता में था ना, जो कुएं का मेढक था वह कूपमंडूकता में था, क्योंकि उसका जन्म ही कुएं में हुआ था। तो कुएं में जन्म हुआ तो वह उसी के इर्द गिर्द उसका दिमाग विकसित हुआ। उसको लगा कि नहीं जो है यही है। तो कुछ यूरोप के लोगों की यही स्थिति थी, मनोदशा थी। उनको धर्म ने यही सिखाया था कि जो कुछ भी है यही है, इसके बाहर कोई दुनिया ही नहीं है। ये ईश्वर की लीला समझो कि तुमको भेजा गया, क्योंकि इससे बाहर दुनिया है ही नहीं। लेकिन जब वे बाहर निकले तो बाहर की दुनिया को काफी रंगीन उन लोगों ने देखा। उनको लगा कि ये तो हमारी दुनिया से बहुत अच्छी दुनिया है, और क्या जिंदगी ये जी रहे हैं, ऐसो आराम की जिंदगी तो ये जी रहे हैं। कहाँ हम कल्पना में थे कि मरेंगे, ईश्वर के पास पहुंचेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तब फिर अच्छी जिंदगी मिलेगी। अरे यही जिंदगी कम है, इतने अच्छे जिंदगी ये लोग जी रहे हैं। तो उनकी मानसिकता अब, यानी इससे क्या हुआ कि पूर्वी पश्चिमी विश्व का संपर्क स्थापित हुआ। तो इससे क्या हुआ कि वैचारिक आदान प्रदान हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ। अब एक क्षेत्र के विचार दूसरे क्षेत्र में पहुंचने लगे। अब वस्तुओं का ही आदान प्रदान नहीं हो रहा है, वस्तुओं के साथ साथ चूंकि वे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं तो विचारों का आदान प्रदान हुआ। और जब वैचारिक आदान प्रदान हुआ तो यहाँ जो कूपमंडूकता थी, यानी कूपमंडूकता को मैं इसलिए कूपमंडूकता बता रहा हूँ, जो मध्ययुगीन जो प्रवृत्तियां वह कूपमंडूकता ही है। तो यह जो मध्ययुगीन प्रवृत्तियां थी, मध्ययुगीन प्रवृत्तियां यह क्या होंगी? यह ध्वस्त होंगी, यह ध्वस्त होंगी। अब आप देख रहे हो राजनीतिक क्षेत्र में मध्ययुगीन प्रवृत्ति क्या थी? सामंतवादी व्यवस्था। आर्थिक क्षेत्र में मध्ययुगीन प्रवृत्ति क्या थी? मैनर प्रणाली, दासता, कृषि दासता। धर्म के क्षेत्र में क्या? रूढ़िवादी कैथोलिक धर्म। कला के क्षेत्र में क्या? तो कला के क्षेत्र में आप देख रहे हो तो वही गोथिक कला, धार्मिक। तो इस तरीके से वह एक पुरानी प्रवृत्ति। दर्शन के क्षेत्र में रूढ़िवादी दर्शन, साहित्य के क्षेत्र में भी कूपमंडूकता है। धर्म के बाहर कोई सोच ही नहीं है, मानवतावाद नहीं है, व्यक्तिवाद नहीं है, मानव को मानव नहीं समझा जा रहा है, व्यक्ति के सुख दुख को नहीं समझा जा रहा है, उसे माना जा रहा है कि तो ईश्वरीय है। तो यह जो सारी चीजें थी, अब जब यह वैचारिक आदान प्रदान हुआ तो ये सारी चीजें ध्वस्त होंगी या नहीं होंगी? बदलाव होगा। अब यूरोप बदलने लगा, अब यूरोप बदलने लगा, वैचारिक आदान प्रदान हुआ, इसके साथ साथ व्यावसायिक क्रांति हुई, लोग भौतिकवादी हुए, इसके साथ साथ विज्ञानवाद को बढ़ावा, लोग चिंतन मनन करना स्टार्ट किए, नए नए आविष्कार होने लगे, आविष्कार होने लगे, वैज्ञानिक क्रांतियां आई तो नए नए आविष्कार होने लगे। अब हर जगह प्रिंटिंग प्रेस आया, प्रिंटिंग प्रेस आया तो इसने पहले से चली आ रही प्रवृत्तियों को ही बदल डाला।
अब सत्य को लेकर यह हुआ कि भाई सत्य जो है वह सत्ता की पुत्री नहीं, वह समय की पुत्री है। यह बेकन का सिद्धांत था। एक नया सिद्धांत आया कि सत्य सत्ता की पुत्री नहीं है, सत्य समय की पुत्री है। अब यानी आप सत्य को बहुत दिनों तक आप छुपा कर नहीं रख सकते हो। अब जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो एक सत्य तो उजागर हो गया कि जो पादरी हैं, जो चर्च हैं, इनके कथनी और करनी में अंतर है। ये जो कहते हैं वह कुछ ऐसा है नहीं, रियलिटी वह है नहीं। तो यह जो मैं बता रहा हूं कि जो सत्य को बहुत दिनों तक दबाया नहीं जा सकता है, तो यह सत्यता की ज्ञान आपको कब होगा? जब आप सेलेक्ट हो जाओगे। ये जो अभी ऐड बार आप जो देख रहे हो, तो इस सत्यता से आप तभी उजागर होगे ना, जब आप भी उस मुकाम तक पहुंच जाओगे, तब फिर आपको लगेगा कि यह सत्य नहीं था जो अभी तक। फिर आपका पुनर्जागरण होगा, ठीक है? फिर आपका पुनर्जागरण होगा, फिर आपको लगेगा कि नहीं, अभी तक जो चीजें हम सुनते आ रहे थे सच्चाई उससे कोसों दूर है। क्योंकि फिर वही आप भी वही बात बोलोगे जैसा आपको किया जाएगा, जैसा आपको दिया जाएगा। तब फिर उस भ्रम से आप बाहर निकलोगे। तो यहां पे जो हम लोग देख रहे हैं, तो अब यहां मध्य युगीन जो प्रवृत्तियां हैं वह ध्वस्त होने लगी जब यहां आविष्कार हुआ प्रिंटिंग प्रेस का। तो प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार होते ही यह हुआ कि भाई जो पादरी कहा करता था वह सच नहीं था, जो चर्च कहा करता था वह सच नहीं था। हम लोग झूठ मूठ के इस पर विश्वास करते थे। क्योंकि पहले क्या था कि पुस्तकों का अभाव था, शिक्षा का अभाव था। पहले जो पुस्तकें थी वह आपको हस्तलिखित पांडुलिपियां हुआ करती थी। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो इससे अब पुस्तकें छपने लगी और अधिक से अधिक लोगों तक इसकी पहुंच स्थापित हो गई। लोग सत्य से परिचित होने लगे। अब सत्य को परिभाषित किया जाने लगा। अब यह हुआ कि केवल सत्य को परिभाषित करने का अधिकार केवल रोमन कैथोलिक चर्च के पास ही नहीं है, और वह जो सत्य जो परोस रहा है वह सच्चाई भी नहीं है। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि अब इस काल में आपको नए नए विचारधारक हुए, नई नई विचारधाराएं दी जाने लगी, नए नए चिंतक उभर कर आते हैं। अब ये सारी घटनाएं घटित हो रही है। यूरोपीय राज्यों का निर्माण हुआ, राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण हुआ, ये सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। आपको मध्यम वर्ग का उद्भव हुआ, ये सब होगा या नहीं होगा? अब इस घटना ने क्या किया? तो इसने आपको चूंकि राष्ट्रीयता की भावना लाया, हम लोगों ने चर्चा किया है। राष्ट्रीय राज्य अस्तित्व में आए, हम लोगों ने चर्चा किया है कि कैसे राष्ट्रीय राज्यों का उद्भव, पुनर्जागरण। इसलिए मैंने तोड़ तोड़ कर सब कुछ बताया था कि कैसे पुनर्जागरण ने राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण किया। वह भी हम लोगों ने देखा कि कैसे पुनर्जागरण के कारण राष्ट्रीय राज्य का निर्माण हो रहा है, कैसे राष्ट्रीयता की भावना आ रही है, कैसे क्षेत्रीय साहित्य लिखे गए, क्षेत्रीय भाषा, उन सब ने राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाया। तो इस व्यावसायिक क्रांति ने एक समाज में नए वर्ग को लेकर आया, और वह वर्ग कौन सा है? मध्यम वर्ग। तो वह मध्यम वर्ग भी समाज में आया। तो ये सारी चीजें तो घटित हुई थी। अब जब मध्यम वर्ग आया, राष्ट्रीय राज्य आए, तो अब आप देखते हो कि 18वीं सदी में अब आते हैं प्रबोधन की ओर। तो 18वीं सदी में, चूंकि पुनर्जागरण कब हुआ है? 16वीं सदी। 16वीं सदी क्योंकि 15वीं सदी, 15वीं 16वीं सदी, क्योंकि आप देख रहे हो कि 1400 कब, उसमें 1453 में कुस्तुनुतनिया का पतन हो रहा है, यानी 15वीं सदी में। तो 15वीं सदी 16वीं सदी में पुनर्जागरण आ रहा है, और तब तक 200 वर्षों का समय काल कम नहीं होता है। सब कुछ बदल गया था, एक सशक्त मध्यम वर्ग आ गया था, शिक्षा उच्छा काफी बढ़ चुका था, राष्ट्रीय राज्य स्थापित हो चुके थे। तो 18वीं सदी में दो महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। 18वीं सदी में यूरोप में हम लोग देखते हैं कि दो महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। अब दो महत्वपूर्ण घटना क्या घटित हो रही है? तो शक्ति के दो महत्वपूर्ण केंद्र, एक तो शक्तिशाली राजतंत्र स्थापित हो गया 18वीं सदी तक आते आते। यानी
आप कह सकते हो कि प्रबोधन का जो आधार है वह अब उसका निर्माण होगा, चिंतन का। तो 18वीं सदी में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई, क्या क्या? तो एक तो शक्तिशाली राजतंत्र का उद्भव हुआ और दूसरा महत्वाकांक्षी मध्यम वर्ग का उद्भव हुआ। तो 18वीं सदी में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो रही है। एक घटना क्या? तो शक्तिशाली राजतंत्र का उद्भव। प्रबोधन कब का? 18वीं सदी की महत्वपूर्ण घटना। महत्वपूर्ण घटना, बहुत अच्छे से समझना इसको, बहुत अच्छे से। 18वीं सदी की दो महत्वपूर्ण घटना। एक घटना क्या? तो शक्तिशाली राज्यतंत्र का उद्भव। हमने बतलाया था कि कैसे राज्यतंत्र का उद्भव हुआ है, चर्चा किया था ना। मजबूरी थी व्यापारियों की राष्ट्र के निर्माण के लिए, शक्तिशाली राष्ट्र, बुलियनवाद, व्यावसायिक क्रांति, बुलियनवाद, आयात को क्या करो, कम, निर्यात बढ़ाओ, उपनिवेश बनाओ। इसके लिए कैसे होगा? बिना इसके हो सकता है क्या? बिना इसके हो सकता है? तो एक तो 18वीं सदी की एक महत्वपूर्ण घटना है या नहीं, शक्तिशाली राजतंत्र का उद्भव। एक और घटना क्या है 18वीं सदी में ही? महत्वाकांक्षी, देखो शब्द पर ध्यान दो, महत्वाकांक्षी। मध्यम वर्ग हमेशा महत्वाकांक्षी होगा, सत्तालोलुप होगा। बहुत महत्वाकांक्षी वर्ग है मिडिल क्लास, क्योंकि ये बीच वाला है ना, और बीच वाला हमेशा डिस्टर्ब करता है। अब ऊपर में है आपको, वह है अपर क्लास, वो इसको वैल्यू देगा नहीं। इसके नीचे है लोअर क्लास, और ये बीच में पेंडुलम बना हुआ है। अब ना तो इसको लोअर क्लास समझ रहा है और ना इसको अपर क्लास। ये चाह रहा है अपने आप को अपर क्लास बनना, लेकिन अपर क्लास इसको स्थान दे नहीं रहा है, बोल रहा है पीछे हटो। उधर लोअर क्लास जो है वो भी इससे दूरी बनाए हुए है। तो यह क्या है? ये महत्वाकांक्षी है। तो महत्वाकांक्षी मध्यम वर्ग का उद्भव, महत्वाकांक्षी मध्यम वर्ग का उद्भव। और ये अपनी महत्वाकांक्षी है, इसीलिए इस शक्तिशाली राजतंत्र का तो समर्थन किया था। ये तो इसकी महत्वाकांक्षा थी ना कि भाई ये रहेगा तो हम बचेंगे, धर्म का प्रभाव कम होगा। ये अपने हित के लिए सब कुछ कर रहा था, तो महत्वाकांक्षी है या नहीं है? तो यह महत्वाकांक्षी मध्यम वर्ग का उद्भव, यानी 18वीं सदी में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है। और जहां तक अगर प्रबोधन को देखें तो प्रबोधन के आधार को निर्मित करने का काम किसने किया? मध्यम वर्ग ने किया। इसके आधार को निर्मित करने का काम यह मध्यम वर्ग करता है। अब इसने क्या किया? प्रबोधन है क्या? तो मध्यम वर्ग ने इनसे प्रश्न किया, इनसे प्रश्न किया। मध्यम वर्ग ने कुछ मांगों की तालिका रखी, सूची रखी, कुछ मांग रखी। अब मध्यम वर्ग की जो मांग है, इसकी कुछ मांग थी मध्यम वर्ग की। इसने एक लिस्ट बनाया और इसने लिस्ट बनाकर क्या किया? इसको जारी किया। किससे? राजतंत्र से और चर्च से। राजतंत्र और चर्च से यह मांग किया। राजतंत्र और चर्च से इसने कुछ मांग रखा, कुछ सूची बनाई। और यही जो इसकी मांगों की जो सूची है, यही क्या है? यही प्रबोधन है। तो मध्यम वर्ग की जो मांगों की जो सूची है, इसे ही प्रबोधन कहा जा रहा है। क्या? तो मध्यम वर्ग ने कहा कि राज्य के नियम प्रकृति के समान होने चाहिए। क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो भाई? आप हमें क्यों नहीं व्यापार करने दे रहे हो? आप क्यों इस तरीके से वो कर रहे हो कि इस चीज का व्यापार करो, इस चीज का नहीं करो? राज्य के नियम तो प्रकृति के समान होने चाहिए। प्रकृति के नियम सबके लिए क्या है? बराबर है। तो राज्य के नियम बराबर होने चाहिए या नहीं? अब इसने मांग रखी कि भाई आप, राजतंत्र से भी इसने मांग रखा और किससे? चर्च से भी मांग रखा। और यही मांगे क्या नाम से जानी जा रही है? प्रबोधन।
इन्हीं मांगों को कहा जा रहा है प्रबोधन। अब इसकी मांग क्या थी? तो इसकी मांग थी कि प्रकृति के नियम की तरह राज्य के नियम होने चाहिए। इसकी मांग थी कि शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए। पहले इनको ताकतवर बनाया, उसके बाद बोला कि नहीं नहीं, एक ही हाथ में शक्ति नहीं होनी चाहिए, इसको बांटो, इसको डिवाइड करो। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये राजतंत्र को ही बात करेगा बनाए रखने का, लोकतंत्र नहीं। रूसो एक अपवाद है जो लोकतंत्र की बात करता है, समाजवाद की बात करता है। अन्य जितने भी प्रबोधनकालीन चिंतक हैं सभी राजतंत्र के ही समर्थक हैं। लेकिन कैसे राजतंत्र? तो निरंकुश राजतंत्र नहीं, संवैधानिक राजतंत्र। और यह जो प्रबोधन, यह जो निकला यूरोप में, ये कहां से? ब्रिटेन से। और इसकी अगली कड़ी फ्रांस हो गई। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई? सबसे पहले संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कहां हो रही है? ब्रिटेन में। हुआ या नहीं हुआ? बदलाव लाया। उसके बाद फिर क्रांति कहां हो रही है? ब्रिटेन के बाद। अरे यूरोप का मैं बात कर रहा हूं, अमेरिकी क्रांति तो बाहर है ना, बाहरी दुनिया में ना, फ्रांस में होगा ना, फ्रांस में होगा। यहां भी किस चीज का? निरंकुश राजतंत्र को हटाओ, संवैधानिक राजतंत्र को लाओ, यही था ना। राजतंत्र के विरुद्ध क्रांति नहीं था, क्रांति कुलीन वर्ग के विरुद्ध था, क्रांति पादरी और सामंतों के विरुद्ध था, क्रांति विशेषाधिकारों के विरुद्ध था। वह राजतंत्र के विरुद्ध क्रांति नहीं था, वह अलग मोड़ में चला गया, क्योंकि राजा जो था वह बेवकूफ था। कहा जाता है कि अगर लुई 16वां का जगह अगर कोई सक्षम शासक होता, कोई प्रबुद्ध शासक होता, ज्ञानी शासक होता, तो फ्रांस में भी ब्रिटेन की तरह व्यवस्था हो जाती। लेकिन वो बेकार था, निकम्मा था, अयोग्य था, ज्ञान ही नहीं था उसके पास, समझ ही नहीं थी कि कैसे इसको हमको कंट्रोल करना है। कभी भागने लग रहा है, कभी टोपी पहन ले रहा है, कभी जनता के साथ नारा लगाने लग रहा है। तो क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति वहां पे राजतंत्र की समाप्ति को लेकर नहीं था, विशेषाधिकारों की समाप्ति को लेकर था कि उनके विशेषाधिकार समाप्त होने चाहिए। यही लेकर क्रांति है ना, फ्रांस की क्रांति, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहां आप देख रहे हो, तो यह जो मध्यम वर्ग यानी प्रबोधन कैसे आ रहा है? तो इस घटना के कारण, इस बदलाव के कारण एक नई चिंतन आई, एक नया वर्ग आया, और इस नए वर्ग ने कुछ मांगे रख दी। किससे? तो राजतंत्र और चर्च से। और यह मांगे क्या क्या रखी? तो इनकी मांगे क्या थी? थोड़ी इन मांगों को हम लोग देख ले कि इनकी मध्यम वर्गीय मांग जो प्रबोधन कहला रहा है, मध्यम वर्गीय मांग, मध्यम वर्गीय मांग जो प्रबोधन करा रहा है, क्या मांग है? तो निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति, निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति। यानी क्या करो फिर? शक्ति का पृथक्करण करो, शक्ति का पृथक्करण करो या नहीं करो? किसने सिद्धांत दिया? मॉन्टेस्क्यू ने दिया शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। निरंकुश राजतंत्र का विरोधी है, तो इनकी मांगे क्या है? शक्ति का पृथक्करण, निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति। इनकी मांगे क्या है? कि राज्य के नियम प्रकृति के नियम की तरह होना चाहिए। राज्य के नियम प्रकृति के नियम की तरह होना चाहिए, नियम की तरह होना चाहिए। अर्थात क्या? यह जो मांग है इसने किस बात के बल दिया? कौन सा सिद्धांत दिया? शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया। यही है ना शक्ति के पृथक्करण, कि निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति, स्वेच्छाचारी शासक की समाप्ति। शासक को स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। शासक कैसे स्वेच्छाचारी हो जाता है? जब समस्त शक्तियां उसके एक व्यक्ति के हाथों में आ जाए, तो फिर वह व्यक्ति क्या हो जाएगा?
निरंकुश होगा या नहीं, वह स्वेच्छाचारी होगा या नहीं, फिर जो उसके मन में होगा वही वह करेगा। अब इनकी मांग क्या है, राज्य के नियम प्रकृति के नियम की तरह होना चाहिए। प्रकृति ने कभी किसी को कहा कि नहीं ये मोटा है इसको ज्यादा हम ऑक्सीजन देंगे, ये पतला है इसको कम ऑक्सीजन की जरूरत है? प्रकृति ने कभी वो कहा किया है कि नहीं ये अमीर आदमी इसको थोड़ा सा धूप कम लगेंगे और एक गरीब है इस पर थोड़ा सा ज्यादा धूप डालो, उसको थोड़ा ज्यादा गर्मी दो? ऐसा प्रकृति ने किया है? हम बल्कि उसको अपने अनुकूल बना लेते हैं, अपनी भौतिकवादी व्यवस्था के अनुसार। लेकिन अगर यहाँ पे एसी ना हो, फैन ना हो, या मान लो कि अभी एसी ही है, तो ऐसा तो है नहीं कि हमें ज़्यादा इसमें ठंडी लग रही है और आपको गर्मी लग रही है। अब तबीयत खराब हो तो अलग बात है ना? जैसे कि अगर तबीयत ही खराब हो तो अलग बात है। तो प्रकृति के नियम क्या सबके लिए बराबर हैं या नहीं? अगर यह मांग इसने रखा है राजतंत्र के समक्ष कि भाई राज्य के नियम प्रकृति के नियम की तरह होना चाहिए, यानी किस चीज की यह बात कर रहा है? किस चीज की समानता? किसकी समानता? मुक्त अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है। एडम स्मिथ ने क्या सिद्धांत दिया था? एडम स्मिथ का सिद्धांत क्या था? मुक्त अर्थव्यवस्था, यही था ना भाई। क्यों रोक रहा है राज्य? राज्य क्यों रोक रहा है? तो मुक्त अर्थव्यवस्था की बात, फ्री ट्रेड पॉलिसी, जिसको जिधर जाना है जाए, जिसको जहां जाना है जाए। अब ब्रिटिश वही हो रहा है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई तो क्या मुक्त अर्थव्यवस्था था क्या? 1813 के चार्टर एक्ट लाया जा रहा है ना। नहीं तो क्या था कि केवल और केवल पूर्व के देशों के साथ व्यापार कौन करेगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। ब्रिटेन के सभी कंपनियां, सभी लोग व्यापार कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे। तो यहां पे आप देख रहे हो तो किस चीज की बात किया गया? मुक्त अर्थव्यवस्था। ये मांगे रखी गई, ये मांगे रखी गई ना। ये किसके द्वारा रखा जा रहा है? मध्यम वर्ग के द्वारा ही, कि भाई सबको करने तो तुम कौन होते हो रोकने के लिए? प्रकृति के नियम की तरह राज्य के नियम होनी चाहिए। यह आपको किस चीज की बात करेगा? अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख, सभी लोगों के सभी सुख नहीं, सभी लोगों को सुख नहीं मिलनी चाहिए। किसके द्वारा कहा जा रहा है? कौन है? मध्यम वर्गीय लोग हैं ना। अगर यही गरीब मांग करता तो वह क्या मांग करता? सभी लोगों को सभी सुख, यही मांग करता ना। लेकिन एक मिडिल क्लास मांग कर रहा है तो अपने नीचे वाले को छोड़कर चल रहा है, बोल रहा है इसको नहीं दो, अधिकतम लोग में हमें शामिल करो। तो वह मांग क्या कर रहा है? अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख दी जाए। यह मध्यम वर्गीय मांग है या नहीं है? यह तो सामान्य वर्गीय मांग नहीं है। यह कहां कहा गया है कि सभी लोगों को सुख? तो यहां पे आप देख रहे हो, तो अब इनकी मांग क्या है? अधिकतम लोगों की अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख, अधिकतम सुख। यह क्या है भाई? ये कौन सा विचारधारा है? अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख, उपयोगितावादी विचारधारा। यही था ना, उपयोगितावादी विचारधारा। तो यह हम लोग क्या देख रहे हैं? उपयोगितावादी विचारधारा। ये सब देखो, सब मध्यम वर्ग के को ध्यान में रखकर सारी मांगे मध्यम वर्गीय है, सारी मांगे मध्यम वर्गीय है। अब यह क्या मांग कर रहे हैं कि मानव विवेक ही बुद्धि का आधार है, मानव विवेक ही बुद्धि का आधार है। यानी तर्क पर बल नहीं, ये धर्म से। अब ये राज्य से तो मांग किए ही, ये सब किससे मांग है? हमने क्या कहा कि 18वीं सदी में शक्ति के दो केंद्र, कौन सा? एक पहला निरंकुश राजतंत्र और दूसरा चर्च, यही थे ना।
और मध्यम वर्ग यानी एक मध्यम वर्ग का उद्भव हो रहा है। अब मध्यम वर्ग ने क्या किया, तो मध्यम वर्ग ने इनसे कुछ मांगे कि किससे, तो राज्य से और चर्च से। तो राज्य से यह मांगे कि भाई हमें क्यों ऐसा कर रहे हो, शक्ति का पृथक्करण करो ना, निरंकुश राजतंत्र को समाप्त करो, ये जो राजा के जो दैवीय अधिकार हैं इसको समाप्त करो। कौन सा राजा में दैवीय अधिकार है, समाप्त करो। कोई राजा में दैवीय अधिकार नहीं है, राजा कोई देवता होता नहीं है, क्योंकि बुद्धि है, ज्ञान है। क्यों मानेंगे देवता भाई, क्यों झरोखा दर्शन करेंगे वे, नहीं करेंगे। अब वे उस विचार से बाहर निकल गए कि राजा के देख लेने से हमारा दिन अच्छा जाएगा, नहीं जाएगा, हमें कुछ काम करना चाहिए तब हमारा दिन अच्छा जाएगा। अब जैसे आप देखोगे कि जो शिक्षित लोग नहीं होते हैं, धर्म के प्रति उनकी आस्था बहुत होती है। उनका मानना होगा कि सुबह उठो पहले भजन कीर्तन करो। जो शिक्षित होगा वो बोलेगा कि भाई सुबह उठो पहले रोजगार करो, कुछ काम कर लो, दिन बेकार ना जाए। होता है नहीं। अब आप मान लो शिक्षित हो, तो शिक्षित हो तो आप सुबह उठ कर थोड़े सोचोगे कि पहले घूम लिया जाए। सुबह उठे हो तो पहले 1-2 घंटा पढ़ लिया जाए। यही होता है ना कि भाई सुबह जगे हैं तो चलो 1-2 घंटा पढ़ लेते हैं, आज मौका मिला है। 1-2 घंटा पढ़कर उसके बाद फिर थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा मन भी ठीक हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, लगेगा कि हाँ आज हमने कुछ किया है। बहुत जो बच्चे होते हैं वो रूटीन ही उनका ऐसा होता है कि वे आपको बहुत जल्दी सो जाएंगे और सुबह उठ लेंगे। सुबह उठ के पता चला कि 4 बजे से लेकर 5 बजे से लेकर वो 8-9 बजे तक पढ़ रहे हैं। फैजान कोई है क्या यहाँ क्लास में? मैं फैजान हिस्ट्री ऑप्शनल से, ये कौन है? इजी क्लास। अनुराग कोई है? अच्छा अनुराग, अच्छा नंबर भेजे थे, अभी से कर दूंगा बेटा। ये कौन है? अच्छा फैजान दूसरे जगह का, किस टाइम आ जा। अच्छा चलो, तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं तो यह क्या है, अधिकतम तो अभी जैसे कुछ बच्चे वैसे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो सुबह उठेंगे, पढ़ लेंगे पहले 4 घंटा, उसके बाद अपने दोस्तों को डिस्टर्ब करते हैं। फिर जाएंगे आपके पास, वो जान रहे हैं कि आप तो 10 बजे उठोगे, 9 बजे उठोगे, आपके पास पहुंचेंगे, पहुंच कर और चाय वाय पीते हैं, चलो नीचे। पता चला वो नीचे ले गए, 2 घंटा आपका बर्बाद किए, क्योंकि वो अपना काम कर लिया है। और तब तक आप 2 घंटा आपको बर्बाद करवा दिया, आपका 9 से 11 हो गया। अब 11 हुआ, अब आप आए, आने के बाद अब आप करोगे क्या भाई? तो अब 11 बजे आए, फिर आप फ्रेश व्रेश हुए, नहाए हुए, तब तक फिर बज गया 1-1.5 घंटा उसमें चला गया, 1:30 बज गया। अब आप 9 बजे से उठे और 1:30 बज गया, आपका समय चला गया 4 घंटा। उसके बाद फिर आपने कुछ नाश्ता उस्ता किया, खाना खाया। अब चूंकि 1:30 बजा है तो खाना ही खाओगे और जमकर खाओगे। अब खाना खाएं, उसके बाद आधे घंटे में सोचा कि थोड़ा न्यूज़पेपर देख लें, तब तक वहाँ पे आंखें की कुछ और मांग है, शरीर की कुछ और मांग है कि थोड़ा सा सो लो ना। तब तक फिर आप लग गए नींद में। फिर आप उठे 2-2:30 बजे, अब 2-2:30 बजे 3 बजे फिर उठे, फिर आप चाय पिए, फिर नीचे उतरे, और तब तक फिर आप जैसे ही पीछे पलट कर देखें कि आज हमने किया क्या, तब तक आपके शरीर में जो निगेटिव जो एक्टिविटी वो आ जाएगा और करेगा कि आज का पूरा दिन बेकार। तब तक आपको पूरा शिथिल कर देगा, शरीर को आलस ला देगा। अब फिर आप होने लगोगे चिड़चिड़े। अब फिर आप मूड बनाने के लिए फिर दोस्त के पास गए और फिर 2-3 घंटा गवा के आ गए। रात तक आते आते अब आप पूरी तरीके से चिड़चिड़े हो गए और मुश्किल से 1-2 घंटा पढ़े, उसके बाद किताब उताब फेंक कर सो गए। तो ये एक रूटीन हो जाता है बच्चों का, वे समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे अब जब इन लोगों को, जब यहाँ आप देखते तो अब अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात की जाने लगे, यानी अब इनका मांग है कि भाई ये उपयोगितावादी विचारधारा आया। अब इन्होंने चर्च से भी, क्योंकि इनकी मांगे केवल राजनीति से, केवल राजतंत्र से नहीं है, चर्च से भी है। अब चर्च से है तो चूंकि विचारधारा नया आया था, नए नए विचार से परिचित हुए थे,
तो इन्होंने क्या कहा कि मानव विवेक ही, मनुष्य का ज्ञान ही बुद्धि का आधार है। मानव विवेक ही बुद्धि का आधार है। मानव सब कुछ कर सकता है, मानव सब कुछ कर सकता है, धर्म का प्रभाव कमा। तो इन्होंने कहा कि मानव विवेक ही बुद्धि का आधार है, बुद्धि का आधार है। अब इन्होंने चर्च से मांगे रख दी, चर्च को चुनौती दे डाली। इन्होंने कहा कि विवेक से परिचालित मनुष्य जो है, जिसके पास विवेक है, भविष्य उसी का उज्जवल है। चर्च को चुनौती दी क्या? तो विवेक से परिचालित मनुष्य का ही भविष्य उज्जवल है। विवेक से परिचालित मनुष्य का ही भविष्य उज्जवल है, भविष्य उज्जवल है। अब लो, चर्च तो कह रहा था कि आपका भविष्य तो धर्म से बदलेगा। यही चर्च कह रहा था कि आपका जो भविष्य है वह भविष्य तो धर्म से बदलेगा। आप तो पूजा पाठ करो तभी आपका भविष्य उज्जवल होगा, आप कर्म कांड करो, इसमें लीन रहो, ईश्वर की आराधना में, तभी आपका भविष्य बदलेगा। अब ये तो कह रहा है कि नहीं, अगर आपके पास ज्ञान है तो आपका भविष्य उज्जवल है, नहीं तो फिर अंधकार तो है ही। चर्च को चुनौती दे डाला। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रबोधन जो है वह क्या है? ये मध्यम वर्गीय मांगों की एक सूची है। और मध्यम वर्ग ने किससे मांग रखी? तो राजतंत्र और चर्च से। यह राजतंत्र और चर्च से एक कुछ मांगे रखी गई, यही प्रबोधन है। इसमें प्रबोधनकालीन जो चिंतक हैं वह है वाल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक, एडम स्मिथ, बेंथम, ये सारे प्रबोधनकालीन चिंतक हैं। डिडरो, ये सब प्रबोधनकालीन चिंतक हैं। तो इनके विषय में बस आपको केवल बतला देना है। प्रबोधन पर सबसे आसान है प्रश्न। थोड़ा सा प्रबोधन पर एक हटकर प्रश्न आपसे पूछता है रूसो का प्रबोधनकालीन चिंतन। वह प्रश्न से पूछा हुआ है, रूसो का प्रबोधनकालीन चिंतन। और आपको प्रबोधन में, अब बताओ कितना आसान टॉपिक ये हो गया, हुआ या नहीं? अभी और आसान लगेगा जब सबके आप चिंतन को, सबके आप दर्शन को, सबके आप फिलोसफी को जब जान लोगे तो यह और आसान लगेगा। फिर लगेगा कि अब तो इस क्वेश्चन को लिखना ही लिखना है। अब यहां पे हम लोग देखें कि प्रबोधनकालीन चिंतन, ये चिंतन दिया किसने? तो यह चिंतन, प्रबोधनकालीन चिंतन उस समय के प्रबुद्ध चिंतकों ने दिया, उस समय के चिंतकों ने दिया, उस समय के शिक्षित लोगों ने दिया, मध्यम वर्गीय लोगों ने दिया। यह प्रबोधनकालीन चिंतक हैं। तो प्रबोधनकालीन चिंतकों में हम लोग यहां पे देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण चिंतक हैं। प्रबोधनकालीन चिंतक, प्रबोधनकालीन चिंतक, और इन सभी चिंतकों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इन सभी चिंतकों के संदर्भ में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये चिंतक कौन है। तो इसमें आप देख रहे हो कि वाल्टेयर हैं। वाल्टेयर बहुत बड़े चिंतक हैं, बहुत बड़े फिलोसफर हैं, दार्शनिक हैं, दार्शनिक हैं। रूसो, समाज को लेकर दर्शन दिया, समाजवाद का पिता कहा जा रहा है, हैं? मॉन्टेस्क्यू, राज्य को लेकर दर्शन दिया या नहीं दिया? राज्य को लेकर दर्शन दिया, राजनीतिक दार्शनिक है, राजनीतिक दार्शनिक है, राज्य को लेकर दर्शन दिया। जॉन लॉक, जॉन लॉक, जॉन लॉक, यह भी आप देखो तो यह आपको व्यक्ति स्वतंत्रता का पक्षधर है, मानवतावादी चिंतक है, मानवतावादी चिंतक, व्यक्तिवादी चिंतक। क्यों अंकित परेशान परेशान से हो? ऐसे फिर चिंतन निकल जाएगा, तुम दूसरे चिंतन में चल रहे हो। तो जॉन लॉक, क्योंकि क्लास में रहकर भी अब्सेंट हो, फिर क्या होगा कि फिर लगेगा कि मैं तो क्लास में था ही, तो वीडियो क्यों देखूं? और फिर पूरा प्रबोधन जो है
वो पुनर्जागरण से पहले चला जाएगा। तो जॉन लॉक यह आपको व्यक्तिवादी चिंतक है, व्यक्ति स्वतंत्रता का पक्षधर है, व्यक्तिवाद का सिद्धांत दिया, मानवतावाद का सिद्धांत दिया। एडम स्मिथ है चिंतक, एडम स्मिथ आर्थिक चिंतक हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतन दिया, व्यक्त किया अपनी विचारधारा, एडम स्मिथ, स्मिथ महोदय। तो यह आप देखो प्रबोधनकालीन चिंतक है। बेंथम, बेंथम इन्हीं का स्टेटमेंट है, समय किसकी पुत्री है? समय सत्ता की, सत्य सत्ता की नहीं समय की पुत्री है। किसने कहा था? बेंथम ने। सत्य एक न एक दिन उजागर होगा, वह उजागर होगा, और फिर जब वह उजागर होगा तो किसी का मोहताज नहीं होगा। ठीक है, वह जब उजागर होगा तो किसी का मोहताज नहीं होगा। अब मैं भी इसी सत्य के इंतजार में हूं। मैं चाहूं तो मैं भी 5 लोगों को खड़ा करवा दूं, ये हमारे स्टूडेंट हैं, सेलेक्ट हैं, आओ मिलवाता हूं, है ना? वो मैं भी कर सकता हूं, छोटा काम है, बहुत ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं, लाख रुपया में हो जाता है। लाख रुपया कोई बड़ा अमाउंट है नहीं। वो मैं भी कर सकता हूं कि 5 को खड़ा करवा दूं और खड़ा करवा कर बोलवाऊं कि क्या ऑप्शनल था? हिस्ट्री। अच्छा, तुम्हारा हिस्ट्री, और इधर देखकर मुस्कुरा रहा हो, और बताओ देख रहे हो इतिहास का? तो यह तो आसान काम है ना करना। लेकिन वही है, फिर बेंथम का विचारधारा की ओर आओ कि सत्य सत्ता की नहीं समय की पुत्री है। समय आएगा, सत्य उजागर होगा। मैं भी उसी सत्य के इंतजार में हूं, और वो सत्य आप लोग हो कि वो आप लोग उसको स्पष्ट कर सकते हो। तो यह रियलिटी है। हम दूसरे को देखकर क्यों आकर्षित हों? हम दूसरे को देखकर अपना सर, उसके लाली देखकर अपना सर को क्यों लाल करने जाएं कि नहीं उसका लाल बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे, तो हम भी अपना सर फोड़ लें कि हमारा भी लाल अच्छा लगेगा? तो हम दूसरे को देखकर ऐसा क्यों करेंगे, है ना? क्योंकि देखो, सच्चाई किसी से छिपी नहीं है, सब लोग जानते हैं। कोई बोले कोई ना बोले, सच्चाई से सभी वाकिफ हैं। ऐसा थोड़े कि सच्चाई से आज के डेट में कोई, अरे बच्चा थोड़े ही है, कोई दूध पीता बच्चा है कि उसको आप बोतल हाथ में थमा दिए, लो पी लो। अब आप लोग भी उस उम्र में हो, अब शादी विवाह हो जाता तो 1-2 बच्चे के पिता होते आप लोग भी। तो ये थोड़े कि बच्चा कोई यहाँ पे है, सब लोग सच्चाई को जान रहे हैं। तो यह अब चूंकि अब बेंथम को ही आप देखो तो बेंथम ने स्पष्ट किया। बेंथम ने क्या स्पष्ट किया? कि सत्य जो है वह सत्ता की नहीं समय की पुत्री है, और एक दिन सत्य उजागर होता है, और जब सत्य उजागर होगा तो फिर वह किसी के अधीन नहीं होगा, फिर उसको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। तो यह बेंथम ने आपको, इसी तरीके से दिदरो को आप देख लो, बहुत बड़े चिंतक हैं। दिदरो बहुत बड़े चिंतक हैं, यह भी बहुत बड़े चिंतक हैं। इन्होंने भी उस निरंकुश राजतंत्र पर प्रहार किया। रूसों को लेकर ही कहा जाता है कि अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। कहा जाता है कि अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। जैसे मार्टिन लूथर को लेकर कहा जाता है कि मार्टिन लूथर अगर पलने में भी होता, प्रश्न पूछा है, यही सब स्टेटमेंट वाले प्रश्न होते हैं। मार्टिन लूथर अगर पलने में भी होता तब भी धर्म सुधार आंदोलन होता, तब भी धर्म सुधार आंदोलन होता। पलने में यानी जब वह झूलुआ झूलता रहता, चूंकि परिस्थितियां वैसी थी। जैसे भारत को लेकर कहा जाता है कि गांधी नहीं भी होते तब भी आजादी मिलती। यह अलग बात है कि वह आजादी कैसी होती, यह अलग बात है। आजादी मिलती, यह अलग है कि 47 में ना मिलकर 50 में मिलती,
47 में ना मिलकर 39 में मिलती, या तो पहले मिलती या तो बाद में मिलती। स्वरूप अलग होता, वह स्वरूप अलग होता आजादी का। तो उसी को लेकर मार्टिन लूथर को भी कहा जाता है कि मार्टिन लूथर अगर पलने में भी होता तब भी, धर्म सुधार आंदोलन होता तब भी कैथोलिक धर्म को सुधारना पड़ता और प्रोटेस्टेंट होता, उस धर्म को लेकर विरोध होता। क्या उस विरोध को कोई रोक सकता था क्या? अरे यूरोप बदल रहा है, यूरोप बदल रहा है। उस बदलते यूरोप में आप कैसे मान लोगे कि निरंकुश राजतंत्र रह जाएगा? आप कैसे मान लोगे कि धर्म का प्रभाव बढ़ा रह जाएगा? समाप्त तो होगा ही होगा ना। उसके लिए मार्टिन लूथर होता या ना होता, वह उसके मोहताज थोड़े ही था। तो यहां पे अगर इन प्रबोधनकालीन चिंतकों को देखें तो यह प्रबोधनकालीन चिंतक जो है 18वीं सदी के जो चिंतक हैं, यह किसके उपज हैं? पुनर्जागरण के उपज हैं या नहीं है? अगर यूरोप में पुनर्जागरण नहीं होता तो क्या प्रबोधन होता? प्रबोधन नहीं होता। स्वतंत्र चिंतन आती ही नहीं, धर्म आपको सोचने देता ही नहीं, आविष्कार होता ही नहीं, आविष्कार होता ही नहीं। क्योंकि जब स्वतंत्र चिंतन नहीं तो फिर आविष्कार कैसे, फिर तर्क कैसे? तो इस तरीके से वह पुनर्जागरण कालीन ही तो घटना है, पुनर्जागरण की ही तो देन है जिसने पूरे यूरोप को बदलने का काम किया। तो इस प्रकार से यहां पे हम लोग को प्रबोधनकालीन चिंतकों को भी देखना है कि प्रबोधनकालीन क्या चिंतक है। अब यहां पे थोड़ा सा हम लोग देख लें प्रबोधन है क्या, प्रबोधन का अर्थ क्या है, प्रबोधन क्या है, थोड़ा इसको लिख लो। प्रबोधन से तात्पर्य, प्रबोधन से तात्पर्य प्रबोधन से तात्पर्य यहां एक लंबे काल के अंधकार के पश्चात, प्रबोधन से तात्पर्य यहां एक लंबे काल के अंधकार के पश्चात प्रकाश का युग से है। एक लंबे काल के अंधकार के पश्चात प्रकाश के युग से है। यूरोप में यह अंधकार, यूरोप में यह अंधकार अज्ञानता, अंधविश्वास, असहिष्णुता, यूरोप में यह अंधकार अज्ञानता, अंधविश्वास, असहिष्णुता तथा अतीत के प्रति, यूरोप में यह अंधकार अज्ञानता, अविश्वास, असहिष्णुता तथा अतीत के प्रति दासता के बोध से है। अतीत के प्रति दासता के बोध से है, दासता के बोध से है। बोझ नहीं, बोध, बोध मतलब ज्ञान, ठीक है। तो यहां पे हम स्पष्ट हो गए कि प्रबोधन है क्या, यानी इनलाइटमेंट है क्या। कहा जा रहा है कि प्रकाश का युग। कैसा प्रकाश, कौन प्रकाश? प्रबोधन क्या? प्रकाश, इनलाइटमेंट, कि आपके अंदर एक प्रकाश आया, एक चमत्कार, और प्रकाश आया तो आपका अंधकार समाप्त होगा या नहीं? अब रास्ते में आप चल रहे हो और आपको वहां पे इनलाइटमेंट हुआ, लाइट आपको मारा गया, लाइट दिखाया गया, प्रकाश आपको दिया गया। तो यूरोप जो था वह अंधकार के युग में था। पुनर्जागरण हुआ, भौगोलिक अन्वेषण हुआ, यानी कैसे पुनर्जागरण हुआ? तो भौगोलिक अन्वेषण हुआ, व्यावसायिक क्रांतियां हुई, विचारों का आदान प्रदान हुआ, तर्क हुआ, सारी चीजें, वैज्ञानिकता आई,
नए नए आविष्कार हुए, ये सारी चीज़ यूरोप में हुआ। और इसकी शुरुआत कब हो चुकी थी? 16वीं सदी में, 15वीं 16वीं सदी। 18वीं सदी तक आते आते अब यह जो विचार है उफान मारना स्टार्ट किया। अब यह विचार बढ़ने लगा। अब पहले क्या था कि गिने चुने लोग थे, शिक्षा का स्तर बढ़ा, ज्ञान बढ़ा, तर्क आया, हर लोग लॉजिकल हो गए, हर लोग तार्किक हो गए। अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं रही, हर लोग ज्ञान देते हुए नजर आ रहे थे, जैसे यहां लोग ज्ञान देते नजर आते हैं। मुखर्जी नगर में हर लोग ज्ञानी है। एक रिक्शा वाले से भी पूछो तो वह भी एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बता देता है, क्योंकि रात दिन वो रिक्शा पर बैठा कर वही सुनता है। किताब दुकान में जाओ, वो अलग ज्ञानी बैठा हुआ है, वो इतना बंडल बना कर दे देगा, इस किताब को पढ़ लो, उसका ज्ञान वो है। इंस्टीट्यूट में जाओ, अच्छा बाहर रास्ते पर जाओ, कुछ ऐसे मार्केट में घूमते हुए ज्ञानी मिल जाएंगे, वो पकड़ कर ले जाएंगे कौन इंस्टीट्यूट अच्छा है, कौन टीचर अच्छा है। वो पढ़े नहीं हैं लेकिन वो भी ज्ञानी हैं, वो किसी न किसी इंस्टीट्यूट में पहुंचा देंगे, तो वह भी ज्ञानी आपको मिल गए। फिर आप जब इंस्टीट्यूट में पहुंचे तो वहाँ काउंसलिंग में ज्ञान दिया गया, हम सबसे बेस्ट हैं, वहाँ भी आपको ज्ञान मिला। तो जो मूल ज्ञान है उसके आने से पहले, क्लासरूम में आने से पहले, तब तक आप ज्ञानी हो जाते हैं, तब तक आपको बहुत सारा ज्ञान दे दिया जाता है। यही होता है ना। तब फिर आपको साक्षात ज्ञान फिर मिलता है, फिर लगता है कि वो जो पहले की ज्ञान थी वो सारा बेकार था, वो पहले वाला ज्ञान बेकार था, क्योंकि जो ज्ञान दिया जा रहा था वो सच्चाई है ही नहीं। तो यह आपको, यानी आप कितने चरणों से गुजरते हो, ज्ञान के चरण हैं वो सब चरण से आप गुजरते हो। पहले आप जब ग्रेजुएशन करते हो तो पहले आपको आसपास कुछ ज्ञानी मिलते हैं, वो ज्ञान देते हैं तुम्हें ये तैयारी करना चाहिए, या आपने सोचा तो आपको फिर ज्ञानी मिलते हैं कि तुमको यहाँ जाना चाहिए। फिर आप यहाँ आए, फिर अलग अलग ज्ञानी आपको मिले, तो बहुत सारे ज्ञान आपको मिलते रहते हैं। फिर उधर सीनियर हैं, वो एक अलग ज्ञानी है आपके आसपास। तो अभाव नहीं है ज्ञान का, ज्ञान का अभाव नहीं है, जिधर से चाहो उधर से ज्ञान ले लो क्या। तो यह हम लोग देखते हैं कि अब जो प्रबोधन है वह प्रबोधन है क्या, इनलाइटमेंट है क्या, प्रकाश है क्या। तो यही प्रकाश है ना, कि यूरोप चूंकि अंधकार से ग्रसित था, और वह जो अंधकार था, यानी जो कहा जा रहा है कि प्रबोधन एक लंबे समय के अंधकार के पश्चात आने वाला प्रकाश था, यही है ना। एक लंबे समय के अंधकार के पश्चात आने वाला प्रकाश, वह क्या कहलाया? प्रबोधन कहलाया। यही प्रबोधन। अगर कोई आपसे पूछे कि प्रबोधन क्या है, तो एक लंबे समय के अंधकार के पश्चात आने वाला प्रकाश, वह प्रबोधन है। तो वह प्रकाश क्या था? अब फिर आपसे पूछा जाए कि भाई वह प्रकाश क्या था? लाइट जल रहा था, कोई बल्ब जला रहा था, कोई टॉर्च जला रहा था, क्या था? तो वह प्रकाश था, वह प्रकाश था अज्ञानता का, वह प्रकाश था अंधविश्वास का, वह प्रकाश था असहिष्णुता का, वह प्रकाश था अतीत के प्रति मोह का। हम उससे बाहर निकले, हम उस अंधविश्वास से बाहर निकले, उस अतीत के प्रति जो हमारा मोह था, क्योंकि पुनर्जागरण और प्रबोधन में अंतर है। पुनर्जागरण अतीत के प्रति मोह है, पुनर्जागरण यानी फिर से जगो, यानी फिर से जगो। तो भाई जो पहले आप जगे हुए थे, सोए हुए थे, तो आपको फिर पुराने यानी उसी अवस्था में लाया जा रहा है। तो पुनर्जागरण क्या है? पुनर्जागरण अतीत के प्रति मोह ही तो था, वही तो पुनर्जागरण था। लेकिन प्रबोधन क्या है? अतीत के प्रति मोह नहीं है। यहां अतीत के प्रति मोह नहीं, अतीत के प्रति दास्ता नहीं। प्रबोधन यह नहीं कर रहा है कि पीछे लौटो वही अच्छा था, छोड़ो हटाओ मध्यकाल को, हमें नहीं जाना है प्राचीन काल में। अगर मध्य काल खराब था तो प्राचीन काल अच्छा था, तो हमें नहीं लौटना है, हमें अब आगे बढ़ना है, हम नई रास्ता बनाएंगे। तो यह है प्रबोधन, उस अंधकार से बाहर निकलना, यह है प्रबोधन।
अज्ञानता से बाहर निकलना यह है प्रबोधन, अंधविश्वास से बाहर निकलना यह है प्रबोधन, अतीत से बाहर निकलना यह है प्रबोधन। तो इसे प्रबोधन कहा जा रहा है, यह प्रबोधन है। अब इसे लाने का काम किसने किया? तो प्रबोधन के ये सारे दूत हैं, ये सब प्रबोधन के दूत हैं जो प्रबोधन को लेकर आए। यही सब हैं जिन्होंने प्रबोधन को लाया। यह मध्यम वर्ग है जिसने कुछ मांगे रखी। ये सब कौन लोग हैं? मध्यम वर्गीय लोग हैं। ये सब राजा महाराजा हैं क्या? गरीब लोग हैं क्या? मध्यम वर्गीय लोग हैं। तो ये मध्यम वर्गीय हितों की तो बात करेंगे। ये किसके हितों की बात करेंगे? मध्यम वर्गीय हितों की। तो इसलिए यहां पे देख लो कि सब मध्यम वर्गीय हित है। एक अपवाद है ये व्यक्ति, यह अपवाद है यह व्यक्ति। आगे चलकर इसी का विचार हम मार्क्स में फिर देखेंगे। इसी का विचार आगे हम किस में देख रहे हैं? मार्क्स में, जो मार्क्सवाद है। तो यह व्यक्ति अपवाद है। अब इसकी भी बड़ा विडंबना रही है, इसकी भी जीवन अलग रहा है रूसों का। पिता माता, इसके आप पिता देखो तो लापरवाह व्यक्ति। अब कैसे लापरवाह? व्यापारी था, जन्म लेते ही माता की मृत्यु, लालन पालन चाची के द्वारा, बहुत अच्छा से सब कुछ मिला नहीं, पिता को कोई मतलब रहा नहीं। अब ऐसा बच्चा क्या हो जाएगा? स्वच्छंद होगा या नहीं? इधर उधर घूमना, जिंदगी गुजारना। रूसों ने वो सब काम किया। और जब इधर उधर घूमा, जिंदगी गुजारा, फ्रांस में भी रहा, कुछ दिन तक गर्लफ्रेंड के साथ भी रहा, फिर विवाह किया दूसरे से, सारी जिंदगी जिया, स्वच्छंद जिंदगी जिया, बहुत सारे देशों की यात्रा किया, बहुत सारे लोगों को देखा, समझा, प्रकृति के करीब रहा। क्योंकि ऐसे लोग प्रकृति के गोद में पनपते हैं। जिनका कोई नहीं होता है वह प्रकृति की गोद में पनपते हैं, वह प्रकृति से सीखते हैं, नेचर से सीखते हैं। तो यह प्रकृति पुत्र था, प्रकृति से लगाव था, तो प्रकृति से विशेष लगाव रूसों को रहता है, प्रकृति प्रेमी हो जाता है। उस दौरान बहुत सारे देशों की यात्रा करता है, घुमक्कड़ प्रवृत्ति का हो गया। जब कोई है ही नहीं तो फिर क्या चिंता है? उसी दौरान फिर भूत सवार हुआ कि नहीं, कुछ पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, और उसी बीच बहुत सारे चिंतकों को पढ़ डाला, पढ़ा, फिर बहुत सारी चीजों को सीखा, समझा, जीवन को समझा, और तब फिर इसका चिंतन अन्य चिंतकों से अलग हो जा रहा है रूसों का। क्योंकि इसके तरह संघर्ष सभी लोगों ने नहीं जिया, इसकी तरह संघर्ष सभी लोगों ने नहीं जिया। बहुत सारी किताबों को लिखा रूसों, तब यह महान बन पाया, अपने विचारों को व्यक्त किया। इसी के विचार के आधार पर फ्रांस में क्रांति हो गई, तब यह महान बना। तो उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे रूसों के संदर्भ में भी। अब यहाँ पे जो ये सब प्रबोधन के अग्रदूत बने हैं, तो प्रबोधन क्या है? पहले यह हमने समझा कि एक लंबे वर्षों के अंधकार के बाद प्रकाश के युग का आगमन, एक लंबे वर्षों के अंधकार के बाद प्रकाश का युग, यह प्रबोधन। और वह प्रकाश किस चीज का? तो वह अज्ञानता, वह अंधविश्वास, असहिष्णुता और अतीत के प्रति मोह, उन सब का त्याग प्रबोधन है, उन सब का त्याग प्रबोधन है। प्रबोधन का आधार, उसी में आगे लिखोगे, प्रबोधन का आधार मध्यम वर्ग ने निर्मित किया। प्रबोधन का आधार मध्यम वर्ग ने निर्मित किया, मध्यम वर्ग ने निर्मित किया। क्योंकि 18वीं सदी तक आते आते प्रबोधन का आधार मध्यम वर्ग ने निर्मित किया। क्योंकि 18वीं सदी तक आते आते
यूरोप में शक्ति के दो केंद्र उभर कर आ गए थे। 18वीं सदी तक आते आते यूरोप में शक्ति के दो केंद्र उभर कर आ गए थे। 18वीं सदी तक आते आते यूरोप में शक्ति के दो केंद्र उभर कर आ गए थे, जिसमें एक केंद्र शक्तिशाली राजतंत्र का उद्भव था, एक केंद्र शक्तिशाली राजतंत्र का उद्भव था, तो दूसरा महत्वाकांक्षी मध्यम वर्ग का उद्भव, तो दूसरा महत्वाकांक्षी मध्यम वर्ग का उद्भव। महत्वाकांक्षी मध्यम वर्ग का उद्भव। जहां राजतंत्र शक्तिशाली हुआ तो वहीं मध्यम वर्ग की, जहां राजतंत्र शक्तिशाली हुआ तो वहीं मध्यम वर्ग भी जहां राजतंत्र शक्तिशाली हुआ तो वहीं मध्यम वर्ग की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई। जहां राजतंत्र शक्तिशाली हुआ तो वहीं मध्यम वर्ग की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई। तो वहीं मध्यम वर्ग की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई। अतः मध्यम वर्ग ने राजतंत्र, कुलीन वर्ग, अतः मध्यम वर्ग ने राजतंत्र कौमा दे देकर कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग मतलब संपन्न वर्ग, अतः मध्यम वर्ग ने राजतंत्र, कुलीन वर्ग एवं चर्च के समक्ष मांगों की एक सूची रखी। चर्च के समक्ष मांगों की एक सूची रखी जिसे प्रबोधन के नाम से जाना जाता है। मांगों की एक सूची रखी जिसे प्रबोधन के नाम से जाना जाता है, जिसे प्रबोधन के नाम से जाना जाता है। तो यह है प्रबोधन, मध्यम वर्गीय मांगों की सूची। अब यह मध्यम वर्ग ने, क्योंकि दो महत्वपूर्ण घटना घटित हुआ, एक राजतंत्र का उद्भव और दूसरा मध्यम वर्ग का उद्भव। जहां राजतंत्र शक्तिशाली हुआ तो वही मध्यम वर्ग भी महत्वाकांक्षी होता गया धीरे धीरे। चूंकि दो घटनाएं घटित हुई थी पुनर्जागरण के पश्चात। पुनर्जागरण के पश्चात राष्ट्रीयता का उद्भव हो रहा है, राज्य स्थापित हो रहे हैं। दूसरी ओर व्यावसायिक क्रांति, मध्यम वर्ग। अब ये दोनों बढ़ते जा रहे हैं। राजतंत्र शक्तिशाली होता जा रहा है, निरंकुश होता जा रहा है, धीरे धीरे वह निरंकुश हो गया। यह महत्वाकांक्षी होता गया। दोनों टकराएंगे या नहीं? अब यहां पे निरंकुशता और महत्वाकांक्षा में लड़ाई होने लगा। अब ये दोनों, एक तरफ निरंकुशता, एक तरफ महत्वाकांक्षा, दोनों पैरेलल बढ़ रहे हैं। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग देखते हैं ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, कि एक तरफ भारत में राष्ट्रवाद बढ़ रहा है तो दूसरी ओर संप्रदायवाद भी बढ़ रहा है।
बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद ने देश को स्वतंत्रता दिलाई और बढ़ता हुआ संप्रदायवाद ने विभाजन करवाया। दोनों पैरेलल चल रहे हैं, दोनों साथ साथ पनपे हैं, दोनों का जन्म एक साथ तकरीबन हुआ है और दोनों युवा हुए, दोनों महत्वाकांक्षी हो गए। एक की महत्वाकांक्षा ने स्वतंत्रता दिला दी, अंग्रेजों को भगा दिया। एक की महत्वाकांक्षा जगी तो उसने विभाजन को करवा दिया। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि यहां पे अब चूंकि यह जो राजतंत्र है वह निरंकुश हुआ, मध्यम वर्ग महत्वाकांक्षी हुआ। अब मध्यम वर्ग जो है वह मध्यम वर्ग अपना अब चूंकि बहुत बदल चुका था, यूरोप मध्यम वर्ग प्रतिष्ठित हो चुका था, शक्ति का केंद्र हो चुका था, पैसा था, धन संपदा था, सारी चीजें इसके पास थी। अब इसने तुरंत मांग कर दिया कि भाई राजतंत्र से मांग रखा, कुलीन वर्ग से मांग रखा, क्यों विशेषाधिकार तुमको मिलना चाहिए, सब कुछ हम दे रहे हैं, यही मांग रखा गया ना कुलीन वर्ग से कि भाई तुम्हें क्यों विशेषाधिकार मिले, तुम्हें क्यों विशेषाधिकार मिले, टैक्स हम दे रहे हैं, उत्पादन हम कर रहे हैं, पूरे व्यवस्था हमारे ऊपर टिकी हुई है, तो कहेगा तुम्हारा विशेषाधिकार, क्यों तुम्हारे पास स्पेशल राइट हो, तो इसको समाप्त करो। कहा जा रहा है इनसे, इनको कहा जा रहा है कि आप क्यों इतना भाई निरंकुश हो, एक ही व्यक्ति के हाथ में क्यों ये सब पावर है, और अगर पावर है तो आप पावर को क्यों मिसयूज कर रहे हो, बल्कि आपके नियम तो राज्य प्रकृति के नियम की तरह होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए, सबको स्वतंत्र रहने दो, तो ये क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो बार बार कि तुम ऐसा नहीं करो, तुम ये करो, तुम वहां नहीं जा सकते हो, तुम यहां जा सकते हो, तुम कौन होते हो। अब यह मांगे रखी जा रही है, इनसे मांगे रखी जा रही है कि भाई हम आपकी बात को क्यों सुने, हम आपकी श्रद्धा भक्ति क्यों करें, हमारे पास भी दिमाग है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर ईश्वर को पूजना ही है तो हम घर में पूज लेंगे, अगर ईश्वर पूजा करने से संपन्न है तो हम जब चाहे तब कर ले, लेकिन हम सब कुछ छोड़कर तो ईश्वर भक्ति में नहीं लगेंगे। हम अपने समय के अनुसार, अगर ईश्वर सबके लिए बराबर है और हर जगह उपलब्ध है, हर समय उपलब्ध है, तो हमारे पास भी समय होगा, हम उसको याद कर लेंगे, हम उसकी पूजा कर लेंगे। ये समय तुम क्यों बनाए हो कि इस टाइम करो, इस टाइम, अरे वो मानव नहीं, वो महामानव है, तो कभी भी हमारी बात को सुनेगा, कभी भी हेल्प करेगा। ये थोड़ा है कि भाई इस टाइम में हम बोलेंगे तभी सुनेगा, इस टाइम में वो सो रहा है, वो तो महामानव है, तो उसको हम कभी भी याद करें। तुम कौन होते हो एक कानून बनाने वाले, नियम बनाने वाले, इस तरीके से व्यवस्था ऐसे करो वैसे करो कहने वाले। अब चूंकि तर्क है, बुद्धि है, विवेक है, तो इसने ये मांगे रख दी और यही मांग प्रबोधन के नाम से जानी जा रही है। अब इनकी मांगे क्या थी, तो इन मांगों को लिख लो, मध्यम वर्गीय मांग, इसको लिख लिए, लिख लिए हो ना। तो यह आपको, यानी प्रबोधन क्या है, प्रबोधन के आधार को किसने निर्मित किया, मध्यम वर्गीय लोगों ने प्रबोधन के आधार को निर्मित किया। प्रबोधन की मांगे क्या है, मध्यम वर्ग की मांगे क्या है, तो मध्यम वर्ग की यह मांगे हैं जो इसने रखा। अब प्रबोधन के कौन कौन से वो हैं चिंतक, अग्रदूत, तो यह आपको वाल्टेयर, यानी उसी में लिख लो आगे, प्रबोधनकालीन चिंतकों में या ऐसे लिखो, थोड़ा सा चेंज कर दो, प्रबोधन क्या लिख रहे थे, प्रबोधन का वैचारिक आधार लिखे थे ना कि मध्यम वर्ग ने तैयार किया, यही लिखे थे ना, तो इसको थोड़ा पैरा चेंज कर लो, पैरा चेंज करके लिखो इसमें 16वीं 17वीं सदी में जो 16वीं 17वीं सदी में जो 16वीं 17वीं सदी में जो वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक क्रांति हुई,
वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक क्रांति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप में अनेक साइंटिफिक सोसाइटी जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप में अनेक साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप में अनेक साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसमें रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, अनेक साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई। जैसे है ना भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, है ना, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी पढ़ते हो ना, 1784 वही है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो यूरोप में जो व्यावसायिक और वैज्ञानिक क्रांति हुआ, 16वीं सदी में जो व्यावसायिक क्रांति, 17वीं सदी में जो वैज्ञानिक क्रांति हुआ, तो इस व्यावसायिक और वैज्ञानिक क्रांति ने क्या किया, तो इसने यूरोप में साइंटिफिक सोसाइटी को स्थापित करवाया। यह व्यावसायिक और वैज्ञानिक क्रांति जो 16वीं 17वीं सदी में घटित हुई, इसने यूरोप में साइंटिफिक सोसाइटी को स्थापित किया। बहुत सारे साइंटिफिक सोसाइटी क्या, यानी जिसमें आपको साइंस को बढ़ावा दिया गया, हर चीजों को, विज्ञानवाद को बढ़ावा दिया गया, नए नए आविष्कार होने लगे। यही है ना साइंटिफिक सोसाइटी। यानी एक ऐसा समाज यूरोप में बना, पूरे यूरोपीय देशों में, जिसने विज्ञानवाद को बढ़ावा दिया, चुनौती दे डाली धर्म को, विज्ञान का बात करने लगा। गैलीलियो, न्यूटन, ये सब क्या है, उसी के उपज हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 16वीं सदी की व्यावसायिक क्रांति और 17वीं सदी की वैज्ञानिक क्रांति, इसने यूरोप को बदल डाला और यूरोप में एक साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई। जैसे रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, फ्रेंच अकादमी ऑफ साइंस, जैसे रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, फ्रेंच अकादमी ऑफ साइंस, फ्रेंच सोसाइटी ऑफ साइंस आदि, फ्रेंच अकादमी ऑफ साइंस आदि, इन साइंटिफिक सोसाइटी ने वैज्ञानिक और व्यवहारिक शिक्षा को एक दूसरे के करीब लाया। वैज्ञानिक और इन साइंटिफिक सोसाइटी ने वैज्ञानिक और व्यवहारिक शिक्षा को एक दूसरे के करीब लाया, जिससे प्रकृति से भी रहस्य का पर्दा हटने लगा, जिससे प्रकृति से भी रहस्य का पर्दा हटने लगा, प्रकृति से भी रहस्य का पर्दा हटने लगा। और यह ज्ञात हुआ कि प्रकृति स्वतः चालित नियमों से ही चलती है। और यह ज्ञात हुआ कि प्रकृति स्वतः चालित नियमों से ही चलती है, न कि उसे ईश्वर चला रहा है।
प्रकृति स्वतः चालित नियमों से ही चलती है, न कि उसे ईश्वर चला रहा है। छोटा मोटा ज्ञान है क्या? प्रकृति स्वतः चालित नियमों से ही चलती है, न कि उसे ईश्वर चला रहा है। छोटा मोटा ज्ञान है? छोटा मोटा ज्ञान तो नहीं है। अब यह जो व्यावसायिक क्रांति यूरोप में घटित हुआ और यह जो वैज्ञानिक क्रांति जो हुआ, इसने क्या किया? तो इसने वैज्ञानिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा, देखो दोनों अलग है। वैज्ञानिक शिक्षा अलग है और व्यवहारिक शिक्षा, व्यवहार में जो हम लाते हैं, व्यवहार में जो चीज, अब चूंकि मिर्च खाओगे तो तीखा लगेगा, इसको फिर दोबारा शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत है कि किताब में पढ़ोगे तभी मानोगे? किताब में पढ़ोगे तभी तो फिर नहीं मानोगे। किताब में लिखी हुई है कि मिर्च खाने से अच्छा अनुभव होता है, और आपने मिर्च खाया और आपका कितना अच्छा अनुभव हुआ, तो वह व्यवहारिक शिक्षा है या नहीं? तो आपको जो व्यवहारिक शिक्षा मिली कि रोज मिर्च खाना चाहिए, पॉकेट में लेकर चलना चाहिए, चलो ड्राई फ्रूट की जगह लेकर पॉकेट में मिर्च, कि भाई किताबों में लिखा हुआ अच्छा लगता है, खाओ, खा कर देखो, तो यह व्यवहारिक शिक्षा है। यह आपने अपने व्यवहार से सीखा। यह शिक्षा को आपने कहां से ग्रहण किया? व्यवहार से ग्रहण किया। अब इसने क्या किया कि उस वैज्ञानिक शिक्षा, अच्छा अब उसमें विज्ञान ने क्या किया? तो विज्ञान ने बतलाया कि यह क्यों तीखा लगा। चर्च बताता कि ये ईश्वर का श्राप है जो तीखा लग रहा है, ईश्वर ने इसको इसलिए बनाया है कि दुष्टों को इसको खिलाया जाए। चर्च तो यही बताता कि ये तो ईश्वरीय कृपा समझो कि ईश्वर ने इसको बनाया है कि जो दुष्ट हैं, जो धर्म की बातों को ना सुने, उनको 4 मिर्च खिलाओ, इसलिए ईश्वरीय कृपा से ये तीखा है। यह चर्च का ज्ञान होता, ये पादरी ज्ञान देते, यही ज्ञान दिया करते थे। अब विज्ञान ने उसमें क्या किया कि उस व्यवहार, और जब विज्ञान और व्यवहार जब दोनों जुड़े तो विज्ञान ने उसमें बतलाया कि मिर्च क्यों तीखी है। वह विज्ञान ने सिखा दिया ना, बताया कि इसमें क्या है। यह आप लोग साइंस में पढ़ते होगे ना, ये प्रश्न भी पूछता है कि उसमें क्या पाया जाता है जिसके कारण मिर्च तीखी होती है। तो ये दोनों करीब आ गए, ये दोनों करीब आ गए। अब जब दोनों करीब आए तो व्यवहारिक और वैज्ञानिक शिक्षा दोनों एक दूसरे के करीब आए। अब चूंकि अब पहले क्या हो रहा था कि पहले मान लो दिन हो रात हो जाए, लोग पूछते हैं चर्च से क्यों ऐसा हो रहा है, बोल रहा है ईश्वर की लीला है, ये तुमको आराम करने के लिए ईश्वर ने बनाया है। इस टाइम तुम ईश्वर की सेवा करो और इस टाइम में तुम आराम करो, इसलिए ये रात हुआ है कि तुम्हारी आंखों से कुछ दिखे नहीं, तो अब ऑटोमेटिक तुम आराम करोगे और फिर सुबह उठो और लग जाओ ईश्वर की सेवा में। ये सब ईश्वर की लीला है। अब चूंकि व्यवहार में तो लोग इसको देख रहे थे, लेकिन विज्ञान इसके विपरीत जा रहा है। हुआ कि नहीं, ये कोई ईश्वरीय लीला नहीं है। अब गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया, अब आप देख रहे हो तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, अब ग्रह नक्षत्र को जाना गया, समझा गया। हुआ कि नहीं भाई, ये तो इस कारण से नहीं हो रहा है, इसका तो कारण कुछ और है। पृथ्वी जो है वह क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। ये रात और दिन उसी का नतीजा है, ये परिक्रमा का नतीजा है, रात और दिन। अब यह जो अब चर्च जो ज्ञान दे रहा था अभी तक और विज्ञान ने जो ज्ञान दिया, दोनों में अंतर आ गया। क्या अभी भी चर्च की बातों को माना जाएगा कि चर्च का ही ज्ञान सही था? अब जब ये दोनों ज्ञान जब आपस में जुड़े, वैज्ञानिक और व्यवहारिक, और जब ये दोनों ज्ञान आपस में जुड़े तब यह हुआ। अब चर्च बताता था कि देखो अभी तुमको, अब ठंडी का दिन आया, लोग दौड़े भागे जा रहे हैं कि बहुत ठंडी लग रही है, ऐसा क्यों? ये ईश्वर का दंड है। अब उसको बताया गया
कि ईश्वर का दंड है। अभी देखो 3 महीना चलेगा, उसके बाद फिर ठीक हो जाओगे, फिर बारिश होगी। अब लोगों को लग रहा है कि देखो कितने जानकार लोग हैं, पहले ही अनुमान लगा दे रहे हैं कि इसके बाद बारिश होगा, फिर गर्मी भी पड़ेगा। शिक्षा है नहीं, तो शिक्षा है नहीं तो हम लोग वही मान रहे थे, लोग वही मान रहे थे कि ये सब ईश्वरीय लीला है। अब जब विज्ञान जुड़ा तो हुआ कि अरे नहीं नहीं, ये तो ईश्वरीय लीला है ही नहीं, ये तो प्रकृति के नियम है, ये तो प्रकृति के नियम है, ये कोई ईश्वरीय कृपा से थोड़ा ही हो रहा है, दिन रात और ऋतु परिवर्तन, ये तो प्रकृति के नियम है। अभी तक बताया जाता कि इन सब चीजों को ईश्वर कंट्रोल कर रहा है, बैठा हुआ है रिमोट लेकर, अभी इधर ठंडी करो, इधर गर्मी करो, इधर बरसात करो, तो ये बैठा हुआ है। तो यह आपको सब ईश्वर कंट्रोल कर रहा है, यही बताया जा रहा था। लेकिन दोनों में अंतर आ गया। अब जब दोनों में अंतर आया तब यह स्पष्ट हुआ कि भाई ये सब प्रकृति के नियम हैं और स्वतंत्र हैं, यह स्वचालित हैं। यही तो जैन दर्शन तो हमारे यहां बहुत पहले कह के चला गया, यही कहा गया था ना जैन दर्शन में, यही कहा गया था सृष्टि शाश्वत है, सृष्टि शाश्वत है और वह किससे परिचालित है? नियमों से, सृष्टि के नियम। सृष्टि का आदि काल से अंत काल तक, अंत तक सृष्टि का विनाश और निर्माण होता रहा है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। ये कोई कलयुग से नहीं होने वाला है कि कलयुग आएगा सृष्टि का, अरे ये चलता आया है, सृष्टि का विध्वंस भी होगा, निर्माण भी होगा, यह सृष्टि का नियम है, यही जैन दर्शन ने दिया था ना। अब इनको बताओ, इनको ज्ञान अभी मिल रहा है, हमारे यहाँ 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही कहकर लोग चल दिए, हमारे ज्ञान को किसी ने सुना ही नहीं। हमारे जीरो को ले जाकर इन्होंने एक बड़ा करिश्मा दिखा दिया, एक के पीछे लगाकर कि देखो 10 हो गया ना, हमने खोज कर डाला। अरे वो 0 नहीं आता तो तुम्हारा 10 कैसे हो? तो यह अब चूंकि इस तरीके से जब यह ज्ञान दिया गया, जब यह हुआ कि सृष्टि के नियम शाश्वत है, सृष्टि अपने नियमों से चलती है, ईश्वर उसे नहीं चलाता है, तो फिर मध्यम वर्ग की मांग भी होगी, मध्यम वर्ग की मांग करेगा। अब इसने चूंकि सृष्टि के नियम शाश्वत हैं, क्या लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, थोड़ा सा दोगे, हाँ, प्रकृति स्वतः चालित नियमों से चलती है, न कि उसे ईश्वर चला रहा है। अतः इस आधार ने अतः इस आधार ने मध्यम वर्ग की मांगों को एक नया आधार दे दिया। अतः इस आधार ने मध्यम वर्ग की मांगों को एक नया आधार दे दिया। मध्यम वर्ग को एक नया आधार दे दिया कि यदि प्रकृति के नियमों में बाहरी हस्तक्षेप नहीं है, मध्यम वर्ग को एक नया आधार दे दिया कि यदि प्रकृति के नियमों में बाहरी हस्तक्षेप नहीं है, यदि प्रकृति के नियमों में बाहरी हस्तक्षेप नहीं है, तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संस्थाओं में बाह्य हस्तक्षेप क्यों? क्वेश्चन मार्क। यदि प्रकृति के नियमों में बाहरी हस्तक्षेप नहीं है, तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संस्थाओं में बाह्य हस्तक्षेप क्यों? यदि प्रकृति के नियमों में बाह्य हस्तक्षेप नहीं है, तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मामलों में बाह्य हस्तक्षेप क्यों? इसी विचारधारा को बतलाने का काम वाल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, स्मिथ, इसी विचारधारा को बतलाने का काम मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वाल्टेयर, स्मिथ, दिदरो आदि दार्शनिकों ने किया। ठीक है, इसी विचारधारा को बतलाने का काम मॉन्टेस्क्यू, रूसो,
वाल्टेयर, स्मिथ, दिदरो आदि विचारकों ने किया, आदि विचारकों ने किया। ठीक है, तो प्रबोधन कुछ हुआ आप लोगों में है? कुछ इनलाइटमेंट हुआ, कुछ प्रकाश पड़ा, ज्ञान का प्रकाश। प्रबोधन क्या है? हैं? प्रबोधन अच्छा लगा कि अच्छा है? टॉपिक लिखा जा सकता है प्रबोधन पर, और बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से लिखा जा सकता है। अब यही जो विचार है, अब आगे हम लोग एक एक करके इन विचारकों को देख लेंगे। प्रबोधन है, अब चाहे किसी का पूछ ले, आपको एडम स्मिथ पर पूछ ले, रूसो पर पूछ ले, मॉन्टेस्क्यू पर पूछ ले, सबको जब हम लोग ओवरऑल देख लेंगे, आप बतला सकते हो, किसी के विषय में बतला सकते हो। तो यह प्रबोधन है। यहीं से आया ना कि जब प्रकृति के नियम शाश्वत हैं, एक विचार दे दिया है नहीं मध्यम वर्ग को, आधार दे दिया है नहीं, क्योंकि यह मांग कौन रख रहा है? मध्यम वर्ग। किसके समक्ष? राज्य के समक्ष, चर्च के समक्ष। यह कहा कि जब प्रकृति के नियम शाश्वत हैं, अगर प्रकृति स्वतंत्र नियमों से चल रही है, अभी तक चूंकि यह नहीं था विचार, जब यह आया कि प्रकृति तो स्वतंत्र नियमों से चल रही है, प्रकृति के नियम शाश्वत हैं, तो फिर राज्य के नियम क्यों नहीं? फिर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन सब क्षेत्रों में फिर एक क्यों इतना अंतर है? फिर क्यों किसी को विशेषाधिकार है? समाप्त करो इसे, हटाओ, बदलो व्यवस्था को। और यही विचारधारा, रूसों का विचारधारा रूस में क्रांति ला दिया, फ्रांस में क्रांति ला दिया, पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। इन लोगों ने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। क्रांति के युग की शुरुआत हो जाएगी, जिसकी शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति से होगी, और देखते ही देखते यह पूरा चिंगारी जो है वह यूरोप में फैलने लगेगा, पूरा यूरोप जलने लगेगा, और यह यूरोप में आग लंबे समय तक बना रहेगा, जब तक कि उस आग को समाप्त ना कर दिया जाए, जब तक कि उस राजतंत्र की जगह पे लोकतंत्र की स्थापना न कर दी जाए। इसके लिए दो दो विश्व युद्ध जैसी निर्णायक लड़ाइयां लड़ी जाएंगी, ये सब घटना घटित होगा। तो यह हम लोगों को अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग इसको देखते हैं। अब चूंकि ये चिंतक हैं, तो और फिर प्रभाव है कि प्रबोधन का प्रभाव विश्व पर क्या पड़ा, भारत पर क्या पड़ा, भारत के संदर्भ में भी हम लोग देखेंगे। बताओ, ऑप्शनल जीएस कितना वो है? है? और सच पूछो तो ऑप्शनल में ही मजा है। जीएस में तो लगता है कि जीएस में ज्ञान मिल रहा है, लेकिन मेन तो जाकर ऑप्शनल में, इसलिए ऑप्शनल को कहा जाता है कि दीप्त है। अगर आप ऑप्शनल को पढ़ लिए, सही से समझ लिए, तब आप इतना तो श्योर है कि सिलेक्शन हो या ना हो, आप बेरोजगार नहीं रहोगे। ठीक है? हैं? हाँ, ऑप्शनल की तो 3 घंटे 4 घंटे जितना भी चल जाए, ऑप्शनल दिन भर भी चले, तब भी टीचर को भी थकावट नहीं होता है। इसलिए नहीं होता ना क्योंकि उस सब्जेक्ट से टीचर जीता है। ठीक है, तो उस सब्जेक्ट में टीचर रमा बसा होता है। अब चूंकि वहां पे सोचना पड़ता है जीएस में कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो जा रहा है, वहां पे चेहरा देखना पड़ता है, पढ़ना। आज नहीं देखे, एक बच्चा क्लास में बोला कि क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं चल रहा है, मैं घबरा गया, ऐसा क्या मैंने पढ़ा दिया भाई। तो वो जीएस में देखना पड़ता है चेहरा सारे बच्चों को कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि ओवरलैप्स हो रहा है इसके माइंड से, और वो लड़का बाहर निकल कर फिर कहेगा कि अरे बकवास टीचर था, क्या पढ़ाता है, कुछ समझ में ही नहीं आया, वो समझा ही नहीं पाए। अब सीधा टीचर दोषी हो। लेकिन ऑप्शनल बच्चों की ऐसा नहीं होता है। ऑप्शनल में है कि भाई आपका भी इंटरेस्ट है, आप भी उसको जानना चाहते हो, तो हम लोग उसको लेकर डिटेल्स में जाते हैं। और यहाँ से पढ़ने के बाद फिर आप इतना तो श्योर रहो कि आप बेरोजगार नहीं रहोगे। यूपीएससी सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन कोई छूट नहीं सकता है, और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर सही से आपने किया तो आपको फिर मार्क्स ना आए, ये हो ही नहीं सकता है। और यूपीएससी में नहीं हुआ तो फिर कहीं श्योर नहीं हुआ, फिर बाकी कहीं श्योर आप नहीं हो। लेकिन कम से कम जीवन के हर क्षेत्र में फिर आप मुंह चुराकर बैठने वाले भी नहीं रहोगे।
आपको ऑप्शनल इतना दे जाता है। और इतिहास तो चलते फिरते आदमी इतिहास की चर्चा कर देता है। आप कहीं बैठे हो, थोड़ा सा इतिहास का ज्ञान का तड़का लगाओ, देखो लोग तुरंत मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लोग अगल बगल के लोग भी सहम जाते हैं, भाई पता नहीं क्या फेंकेगा अब आगे देगा, है ना। कहीं आपको गांधी को टकरा ना दे किसी और से, कहीं हिटलर ना आ जाए, मुसोलिनी ना आ जाए, रूसो ना आ जाए, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑप्शनल ही दे सकता है। वो तो छिछला ज्ञान है जीएस का, मूल ज्ञान तो यहाँ से मिलता है। तो चलिए हम लोग फिर उसको अगली क्लास में इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।